ओम। तो अब तक की वीडियोस में हमने देखा था क्लेशों के विषय में। हम देख रहे थे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश। अभी लास्ट की वीडियो में हमने देखा अभिनिवेश क्लेश के विषय में, और आज हम देखेंगे उससे अगला सूत्र। हम देख रहे हैं योग दर्शन का द्वितीय पाद साधन पाद, और उसमें अभी तक हम 9 सूत्र तक देख चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं योग दर्शन का 10वां सूत्र। चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम और स्वागत है आप सभी का स्वाध्याय प्रेमी में। तो योग दर्शन का साधन पाद का 10वां सूत्र है ते प्रति प्रसव हेयः सूक्ष्मः। ते मतलब वे मतलब वे 5 क्लेश जिनको हमने देखा है। देखो, हमने अभी उन क्लेशों से पहले एक चीज़ देखी थी, प्रक्षुब्ध तनु विच्छिन्न उदाहरणाम और दग्धबीज। ये क्लेशों की अवस्थाएं थी। इनमें जो दग्धबीज स्टेज थी उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि क्लेशों की ऐसी अवस्था जब क्लेश होते हुए भी उद्बुद्ध नहीं होते, उत्पन्न नहीं होते, वो स्टेज दग्धबीज अवस्था कहलाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर हम शीड को, किसी बीज को अगर हम भून दें तो भूनने के पश्चात वो जर्मिनेट नहीं होगा, वो अंकुरित नहीं होगा। सिमिलरली हमारे जो क्लेश हैं, हमारे जो अविद्या आदि क्लेश हैं, वे क्लेश बार बार उत्पन्न होकर बार बार स्मृति रूप में आके हमसे गलत काम कराते हैं, हमको भोग की ओर प्रवृत्त करते हैं। बट अगर हम उनको दग्धबीज की अवस्था तक ले जाएं तो वे उसी प्रकार निष्क्रिय हो जाएंगे जिस प्रकार वो बीज भूनकर निष्क्रिय हो जाता है। तो क्लेशों के संदर्भ में ये दग्धबीज नाम का शब्द आया। दग्धबीज का मतलब क्लेशों को ऐसी अवस्था तक ले जाना जब क्लेश उद्बुद्ध होने पर भी उत्पन्न नहीं होते। क्लेश के सामने चाहे कितना ही बड़ा विषय क्यों ना जाए, फिर भी उत्पन्न नहीं होते। तो हम देख रहे हैं इन्हीं के विषय में। ये सूत्र कहता है 10वां, ते प्रति प्रसव हेयः सूक्ष्मः। ते मतलब वे, प्रति प्रसव। देखो, प्रसव का मतलब तो हम सभी जानते हैं ना, प्रसव का उल्टा होता है प्रति प्रसव। तो प्रति प्रसव के द्वारा हेया का मतलब होता है छोड़ने योग्य या छोड़े जा सकते हैं। सूक्ष्म यहाँ पर जो विशेष लिया गया है वो दग्धबीज के लिए लिया गया है। मतलब कि दग्धबीज के द्वारा जो क्लेशों को निष्क्रिय किया गया है उन्हीं के लिए यहाँ पर सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कहने का मतलब क्या हो इस सूत्र का कि वे सभी क्लेश जो हमने दग्धबीज कर दिए हैं, सूक्ष्म कर दिए हैं, वे सभी प्रति प्रसव के द्वारा छोड़ने योग्य हैं। अब वे छोड़ने योग्य हैं, जी हाँ। अब यहाँ पर एक बात आती है कि यार चलो ये तो ठीक है, हमने उन क्लेशों को दग्धबीज कर दिया। अब वे क्लेश स्मृति रूप में उत्पन्न नहीं होंगे, है ना, उठेंगे नहीं। मान लो कितना ही विषय क्यों ना आ जाए सामने, वे उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उत्पन्न होता है कि भले ही वे स्मृति रूप में उत्पन्न ना हो, भले ही वे उत्पन्न ना हो, उद्बुद्ध ना हो, लेकिन क्या वे अस्तित्व में रहेंगे? तो इसका उत्तर है हाँ, वे अस्तित्व में रहेंगे। भले ही क्लेश हमने दग्धबीज कर दिए, बट वे रहेंगे, वे नष्ट नहीं होंगे। क्योंकि हमारे मन में वैसी धारणा बन जाती है कि वृत्ति और संस्कार का अगर हम कहीं देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वृत्ति या संस्कार का मतलब छोड़ने योग्य। ऐसा नहीं है। हमें यहाँ योग दर्शन में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि हमें केवल उन चीज़ों को छोड़ना है जो मुक्ति में बाधक हैं। ये जो हम क्लेश अभी देख रहे थे, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो भी 5 क्लेश थे, ये सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मुक्ति में बाधक थे। इसीलिए योग दर्शन ने इनको छोड़ने योग्य बोला। हे का मतलब होता है छोड़ने योग्य। अब ये छोड़ने योग्य हैं। हमने इनको दग्धबीज की अवस्था तक पहुंचाया, मतलब इनको एक ऐसी अवस्था तक पहुंचाया जहां पर पहुंचकर ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम इनसे ना प्रभावित होंगे। तो हमने इनको इनएक्टिव कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। लेकिन निष्क्रिय करने के बाद भी तो ये है ना, जैसे भुना हुआ बीज भूनने के बाद भी तो है ना, बीज तो है। भले ही हमने उसकी वो क्षमता, वो सामर्थ्य हमने उसकी नष्ट कर दी जो उसको अंकुरण में हेल्प देती, उसको जर्मिनेशन में मदद करती, बट उसकी स्ट्रक्चर तो है ना, बीज तो है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी क्लेश भले ही दग्धबीज हो गया है, लेकिन क्लेश तो अभी भी है, संस्कार तो अभी भी है। पर यहाँ पर एक बात समझने की ये भी है कि बहुत अंतर आ जाता है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं, एक व्यक्ति जो पहले बहुत अधिक पाप करता था, झूठ बोलता था, चोरी करता था, दूसरों को हित करता था, अब उसे ये समझ में आ गया है कि ये सब गलत है, छोड़ने योग्य है। उसने
योग का सहारा लिया, अपने सभी क्लेशों को उसने दग्धबीज कर दिया। तो वही व्यक्ति जो पहले गलत काम करता था, अधर्म करता था, अत्याचार करता था, उसका संस्कार तो अब भी रहेगा, स्मृति तो उसे रहेगी कि मैं पहले ऐसे ऐसे काम करता था, फला काम करता था, लेकिन अब वो उन कामों को नहीं करेगा। तो देख रहे हो दो यहाँ पर बातें होंगी। एक तो पहले सिनेरियो में वो बहुत गलत काम करता था, और दूसरा सिनेरियो अब यहाँ पर ये हुआ कि अब वो उसी गलत काम को गलत मानता है। तो काफ़ी अंतर आ गया ना। पहले हुए जिन क्लेशों को पकड़ के अपने कर्मों को करता था, अब वो उन क्लेशों को दग्धबीज अत की अवस्था तक पहुँचा चुका है, और अब वो उन सबको गलत मानता है। तो यही इस सूत्र में बताया गया है। इस सूत्र का मकसद ही ये है कि भाई वे ते प्रति प्रशभेया सूक्ष्म, कि वे अविद्यादि क्लेश क्रिया योग और विवेक ख्याति के द्वारा निर्बलता को प्राप्त होते होते भुने हुए बीज के समान हुए अपने उत्पत्ति के कारण चित्त के प्रकृति में लीन हो जाने पर समाप्त करने योग्य हैं। वे संस्कार तो अभी भी हैं, बट उनका कोई अब इतना प्रभाव नहीं हो पाएगा हम पे, क्योंकि हमने वे दग्धबीज की अवस्था तक पहुंचा दिए हैं। तो अब इससे आगे बात आती है, तो क्या वे ऐसे ही रहेंगे? क्या उनको नष्ट करना ज़रूरी है, या उनको बिना नष्ट करे भी काम चल सकता है? तो इसका उत्तर तो है कि बिना नष्ट करे भी काम चल सकता है, क्योंकि वे अब हमको प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, बिना नष्ट करे भी काम चल सकता है, लेकिन योग दर्शन के इससे अगले सूत्र में बताया जाएगा कि उनका करना क्या है जिनको हमने दग्धबीज किया है। ठीक है, वो हम अगले सूत्र में देखेंगे। इस सूत्र में केवल यही बताया गया है कि ते प्रति प्रशभेया सूक्ष्म, बस कि वे प्रतिप्रसव के द्वारा छोड़ने योग्य हैं। वे मतलब वे पांचों क्लेश छोड़ने योग्य हैं। यार, छोड़ने योग्य का मतलब क्या है? छोड़ने योग्य है। इसको हम इस तरह से और समझ सकते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को बिल्कुल ऐसा समझने लगते हैं ना कि ये तो निरर्थक है, छोड़ने योग्य है। जब अपने माइंड में ऐसा सोचने लगते हैं कि यार ये चीज़ छोड़ने योग्य है, तो हम खुद ही उसको नहीं पकड़ते। हमें पता है कि जो चीज़ छोड़ने योग्य है हम उसको क्यों पकड़ेंगे। ठीक इसी तरह हम ये समझ गए हैं योग के द्वारा, इस स्वाध्याय के द्वारा हमने क्लेशों को दग्धबीज कर दिया है, और हम ये समझ गए हैं कि जिन क्लेशों को हमने पकड़े रखा था, अब हम ये समझ गए हैं कि वे छोड़ने योग्य हैं। क्योंकि हम ये समझ गए हैं कि वे छोड़ने योग्य है, इसलिए अब हम उनको नहीं पकड़ेंगे। छोड़ने योग्य हैं, है मतलब हे का मतलब है छोड़ने योग्य। कह रहा है ना, ते पृथ्वी प्रसव हे यह, हे का मतलब होता है छोड़ने योग्य। अब हमने उनको हे कोटि में डाल दिया, मतलब छोड़ने योग्य वाली कोटि में डाल दिया, तो अब उनको पकड़ेंगे ही नहीं, मतलब वे निरर्थक हो गए। अब हमारे जीवन में उनका कोई अर्थ नहीं रहा। हालांकि वे जीवित संस्कार रूप में हैं, स्मृति रूप में हैं, बट उनका कोई इतना प्रभाव नहीं रहा। अब उनका करना क्या है, उनको रखना है स्मृति रूप में, वो हम आगे के सूत्र में देखेंगे। बाकी इतना तो है कि स्मृति तो नष्ट नहीं होती। हम लोग ये सोचते हैं कि यार हमने कोई गलत काम किया और हम बहुत दिन हो गए हम उसको भूल गए हैं। देखो, भूलते तो नहीं है, हाँ बस कुछ कामों में लग जाते हैं तो हमें उसका ध्यान नहीं रहता। बट कभी अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो हमको पुनः स्मृति उत्पन्न हो जाती है। आज से 10 साल पहले हमने कोई भी गलत काम किया होगा, ठीक है, अब हम उसको भूल गए, लेकिन कभी ना कभी अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि हमको उसकी स्मृति उत्पन्न हो गई, तो हमको वो जो 10 साल पहले हुआ था वो सब कुछ याद आ जाएगा, बिल्कुल एज इट इज़ याद आ जाएगा। तो स्मृति तो रहेगी, संस्कार तो रहेंगे, और उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस सूत्र में यही देखना था कि ते प्रति प्रशभया सूक्ष्म। बाकी योग दर्शन भी यही कहता है। व्यास भाष्य में उन्होंने बोला है कि ते पंच क्लेशा दग्ध बीज कल्पा योगा शरीताधिकारी चेतसी प्रलीने सह तेन वास्तम गच्छन्ति। मतलब योगी के कृत कार्य चित्त के प्रकृति में लीन होने पर उसी के साथ ये 5 क्लेश विलीन हो जाते हैं। ठीक है, इस सूत्र में यही बताया गया है कि क्लेशों को चित्त की लीनता के साथ लय करने योग्य बतलाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको बताया आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो पुनः वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब इन क्लेशों का करना क्या है जो दग्धबीज हो गए, वो हम देखेंगे इससे अगले सूत्र में। मैं मिलूँगा आपसे अगले सूत्र में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ओम नमः शिवाय।